Hello, lords and ladies. Welcome back to Pop Culture Pandit. This is the fourth and final episode of Blackfire Rebellion Saga. और इसके पहले कि अगर आपने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो तीनों एपिसोड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसमें भी काफी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिसका कंक्लूजन हमें इस आज के एपिसोड में देखने मिलेगा। तो अब तक तो मैंने आपको ये बताया नहीं था कि ये जो भी ब्लैकफायर रेबेलियन की कहानियां मैं आपको बता रहा था वो कौन से जॉर्ज आर आर मार्टिन के बुक में बताई गई है। बट आज कुछ रीजंस की वजह से ये चीज बताना काफी जरूरी हो गया है कि ये मैंने आपको बताई है द वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर के बुक में से। तो फायर एंड ब्लड के फर्स्ट पार्ट के बुक को किसी मिस्टर गिल्डन ने लिखा जिसमें हमें एगोन द कॉन्करर यानी कि पहले एगोन टारगेरियन से लेके एगोन द थर्ड टारगेरियन तक की हमें पूरी टारगेरियन फैमिली की कहानियां पता चली। वैसे ही ये वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर का हिस्ट्री बुक किसी मिस्टर येंडल ने लिखा है और इसी बुक में एक छोटा सा एस्पेक्ट है जिसमें हमें ब्लैकफायर रेबेलियन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों फायर एंड ब्लड की जो बुक थी वो काफी इन डेप्थ लिटरली हर साल हर महीने एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है उस तरीके से हमें टारगेरियन फैमिली की कई सारी चीजें पता चलती है और स्टोरीज काफी इन डेप्थ है विद काफी सारे डायलॉग्स एंड ऑल। बट यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर की बुक में काफी सारी चीजें काफी क्विकली होती है और कई सारे इंसिडेंट्स के हमें एग्जैक्ट आंसर्स नहीं पता, तो हमें काफी सारे कनेक्ट द डॉट्स करने पड़ते हैं और खुद की थियरीज डेवलप करके प्रॉपरली कहानी को समझना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि 184 एसी के साल में हमने देखा था कि किंग एगोन द अनवर्दी की मौत हो गई और उसने मरने के पहले उसके एक बास्टर्ड बेटे डेमन वाटर्स को ब्लैक फायर सॉर्ड को गिफ्ट कर दिया जो अपने आप को डेमन ब्लैक फायर कहने लगा। एंड देन फिर एगोन द अनवर्दी ने अपने बास्टर्ड डेमन ब्लैक फायर और बाकी के उसके सभी बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज कर दिया। तो जब एगोन द अनवर्दी 184 एसी में मरा तो तभी सभी को लगा था कि डेमन ब्लैक फायर और डेरॉन इन दोनों में से कौन आयरन थ्रोन पे बैठेगा, ये मामला काफी पेचीदा होगा। बट सरप्राइज 184 एसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे अचानक से ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू हुई। एंड यहीं पर बुक में हमें एग्जैक्टली क्या हुआ उसका कंटेक्स्ट डायरेक्टली लिख के नहीं बताया गया है। ओनली थिंग वी नो फ्रॉम द बुक इट्स डेरॉन डिपार्टेड ड्रैगनस्टोन अपने बीवी बच्चों के साथ में वो रेड किप में आता है। उसने सीधा अपने पिता का ही क्राउन ले लिया और अपने सर पर पहनकर अपना कोरोनेशन उसने करवाया एंड डेरॉन बिकेम किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन। बट डेमन ब्लैकफायर का क्या और उसके जो भी सपोर्टर्स थे उनका क्या, उसने एग्जैक्टली क्या कहा? दरबार में जो भी इस समय पर एगोन द अनवर्दी के चमचे लॉर्ड सपोर्टर्स थे जो इस समय पर चाहते थे कि असल में डेमन ब्लैकफायर किंग बने, उनका क्या हुआ? तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हमें डायरेक्टली कोई भी आंसर्स नहीं मिलते। हम बस कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके थियरीज को डेवलप कर सकते हैं जिससे हमें ये स्टोरी समझने में आसानी हो एंड मैंने आपके लिए वही किया है। तो अभी ये बुक में तो नहीं लिखा बट मेरी थियरी ये है कि डेमन ने आयरन थ्रोन को सीज उस समय पर नहीं किया क्योंकि उस समय पर डेरॉन की सिस्टर डेनेरिस भी वहीं पर थी और डेमन डेनेरिस से उन दिनों में वैसे प्यार करता था। डेमन को लगा कि डेनेरिस के बड़े भाई डेरॉन का तख्त एकदम सीज नहीं करना चाहिए क्योंकि मे भी वो उसके नजर में गिर जाएगा और उसे वो हर्ट करेगा जो कि डेमन नहीं चाहता था। तो अभी ये तो है पहली थियरी एंड सेकंड थियरी इज एक्चुअली मोस्ट प्रिसाइज एंड दैट इज डेमन और डेरॉन के बीच में कभी भी कोई बड़ा झगड़ा था ही नहीं। हमें बुक में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है कि डेमन और डेरॉन एक दूसरे से नफरत वगैरह करते हैं। उल्टा हमें यह बताया गया है कि डेमन एक्चुअली डेरॉन से काफी छोटा था तो वो डेरॉन से रिस्पेक्ट करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेमन ब्लैकफायर 184 एसी में सिर्फ 12 साल का एक लड़का था। यस, डेमन ब्लैकफायर इस समय पर ब्लैकफायर तलवार को विल्ड करने वाला एक जाबाज योद्धा, एक नाइट बन चुका था। बट अराउंड दिस टाइम ही वाज जस्ट अ 12-year-old किड एंड ऑफ कोर्स अगर तुम सिर्फ 12 साल के हो तो सीधा बगावत करना और आयरन थ्रोन पे कब्जा करना मतलब कोई मामूली चीज नहीं। डेमन ब्लैकफायर के कई सपोर्टर्स ने कहा कि उसे आयरन थ्रोन को हासिल करना चाहिए बट सिर्फ 12 साल के डेमन में ऐसे कोई गट्स नहीं थे, उसका कोई ऐसा जिगरा नहीं था कि वो सीधा कोई रेबेलियन करके डेरॉन के खिलाफ जा सके। तो ये 3 अलग अलग रीजंस थे जिसके कारण 184 एसी में डेमन ब्लैकफायर डेरॉन के खिलाफ बगावत नहीं करता और
और उस साल डेरॉन किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन बन के आयरन थ्रोन पर बैठ जाता है। तो जैसे ही किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन का रूल शुरू हुआ तो उसने क्विकली जो भी प्रॉब्लम रेड कीप के दरबार में शुरू थे उन्हें फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो डेरॉन ने उसके पिता एगोन द अनवर्दी ने जितने भी कमीने लॉर्ड्स को रेड कीप में लाया था उन सभी लॉर्ड्स को रेड कीप में से भगा दिया और उसने अपने खुद के जो भी खास लोग थे उनको अपने स्मॉल काउंसिल में लिया और एक तरीके से उसने पूरे सिस्टम को ही साफ कर दिया। 172 एसी से 184 एसी के सिर्फ 12 साल के रूल में किंग एगोन द अनवर्दी ने पूरे वेस्टेरोस की पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी थी। एगोन और उसके चमचों ने जो भी अजीबोगरीब टैक्स पॉलिसीज वगैरह लाई थी, जो भी अजीबोगरीब रूल्स उसने पूरे किंग्स लैंडिंग और वेस्टेरोस में लागू किए थे, उन सभी रूल्स को किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन और उसके स्मॉल काउंसिल ने हटा दिया। इतना ही नहीं, कई सारे एगोन द अनवर्दी और उसके लॉर्ड्स ने हायर किए हुए जो भी कमीने सिटी वॉच के ऑफिसर्स थे उनको भी हटाया गया क्योंकि वो किंग्स लैंडिंग के आम जनता को काफी सताते थे। एगोन द अनवर्दी ने पूरे रेल्म को जो भी डैमेज किया था उस डैमेज को डेरॉन ने सिर्फ 2 साल में रिपेयर अच्छी तरीके से कर दिया था और उसी कारण स्मॉल फोक उससे प्यार करने लगे। इसी में अभी सवाल आता है किंग डेरॉन के पिता एगोन द अनवर्दी के ग्रेट बास्टर्ड्स का। तो अभी डेरॉन के पिता एगोन द अनवर्दी ने तो कह दिया था कि उसके जो भी बास्टर्ड्स है वो लेजिटिमेट टारगेरियंस है एंड इस रॉयल डिक्री को डेरॉन चेंज नहीं कर सकता था एंड डेरॉन ने भी इस चीज को अपनाया, उसे एम्ब्रेस किया। डेरॉन ने एक दिन दरबार में जितने भी एगोन द अनवर्दी के बास्टर्ड्स थे उनको अच्छे से बुलाया और उसने उन सभी बास्टर्ड्स को अच्छा खासा इनकम कमाने का मौका दिया। और इतना ही नहीं, उसने कई सारे अलग अलग जगहों पर उन सभी बास्टर्ड्स को लैंड और इवन घर ऑफर कर दिए। तो डेरॉन ने तो रेल्म को एकदम अच्छी तरीके से रिपेयर करना शुरू कर दिया, बट दूसरे तरफ अराउंड इसी टाइम पर 185 एसी के शुरुआत में डेमन और डेरॉन के सिस्टर डेनेरिस के बीच में रोमांस शुरू हो गया। बट उनका ये जो भी टीनेज रोमांस अच्छा खासा 184 एसी 185 एसी में शुरू था वो अचानक से बंद हो गया क्योंकि किंग डेरॉन द सेकंड ने डेमन की शादी आर्कॉन ऑफ टायरोस के बेटी रोहैन ऑफ टायरोस से करा दी। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किंग एगोन द अनवर्दी ने असल में आर्कॉन ऑफ टायरोस को प्रॉमिस किया था कि वो एगोन की शादी आर्कॉन ऑफ टायरोस की बेटी रोहैन से कराएगा। तो उस प्रॉमिस से भी डेरॉन पीछे हट नहीं सकता था एंड इसीलिए किंग डेरॉन द सेकंड ने आर्कॉन ऑफ टायरोस को ढेर सारी डाउरी दे दी जो एगोन द अनवर्दी ने उन्हें प्रॉमिस की थी एंड डेमन ब्लैकफायर की शादी कराई गई रोहैन ऑफ टायरोस से। डेमन ब्लैकफायर और रोहैन ऑफ टायरोस के शादी के दिन पर किंग डेरॉन टारगेरियन ने सभी के सामने डेमन को हक किया और उसे ब्लैक वाटर रश के नजदीक किंग्स लैंडिंग के आसपास एक जगह पर एक बड़ा लैंड दिया जहां पर उसके लिए कैसल भी बनवाया जाएगा। तो यही कुछ 2 सालों में वहां पर एक छोटा कैसल बनाया गया और डेमन और रोहैन वहां पर अच्छी तरीके से अपनी शादीशुदा लाइफ बिताने लग गए। अब यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड सी थियरी है जिसे मैं तो नहीं मानता हूँ एंड दैट इज कि डेमन को एक्चुअली इस रोहैन के साथ में शादी का काफी गुस्सा आया था एंड इसी वजह से आगे चल के उसने ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू कर दी। बट मुझे पर्सनली ये थियरी काफी वीक लगती है क्योंकि डेमन और रोहैन के शादी के ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद में ऑफिशियली ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू हुआ था, तो दिस डज नॉट मेक सेंस। तो अभी डेरॉन के पूरे राज में एग्जैक्टली ईयर बाय ईयर क्या हुआ हमें ये नहीं पता, बट हमें इतना जरूर पता है कि सभी स्मॉल फोक इस डेरॉन द सेकंड को लेजेंडरी डेरॉन द गुड किंग कहने लगे क्योंकि इसी किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने डॉन के रीजन को 7 किंगडम्स में ऑफिशियली ऐड किया एंड ऐसा करने वाला वो पहला टारगेरियन किंग बना। बट ये उसने किया कैसे? तो एज वी नो कि किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन की जो बीवी थी वो डॉर्निश प्रिंसेस थी मिराया मार्टेल एंड अपने इसी बीवी के छोटे भाई प्रिंस मैरन मॉर्टेल के साथ में किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन की काफी अच्छी दोस्ती थी। तो किंग डेरॉन द सेकंड और मैरन मॉर्टेल ने ऑलमोस्ट 2 सालों तक काफी सारे नेगोशिएशंस किए एंड फाइनली डॉन को ऑफिशियली 7 किंगडम्स में यूनाइट किया गया।
इन नेगोशिएशंस में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता भी हुआ, जिसके तहत मैरोन की शादी डेरॉन के सिस्टर प्रिंसेस डेनेरिस के साथ में कराई गई। एंड उसी के बाद 1 साल बाद प्रिंस ऑफ डॉन मैरन मॉर्टेल ने ओथ ऑफ फिल्टी ली आयरन थ्रोन के सामने कि अभी डॉर्न ऑफिशियली सातों किंगडम्स का पार्ट बन चुका है। तो अभी ये तो तय हो गया कि डॉर्न ऑफिशियली सातों किंगडम में आ गया है, बट फिर भी प्रिंस का जो एक रॉयल टाइटल होता है वो रखने का हाउस मार्टेल को अधिकार था। एंड इसी वजह से मैरन मार्टेल अभी भी प्रिंस मैरन मार्टेल था और वो अपने हिसाब से अपने बलबूते जो भी टैक्सेस उसे डॉर्निश हाउसेस से चाहिए वो ले सकता है। ऐसी काफी सारी परमिशंस इस नेगोशिएशंस के तहत जरूर दी गई थी। जैसे ही ये डील अच्छे से कंप्लीट होती है तो प्रिंस मैरन मार्टेल और किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन दोनों भी किंग्स लैंडिंग में ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलोर में जाते हैं और वहां पर किंग बेलोर द ब्लेसेड के स्टैचू के सामने अपना सर झुकाकर अच्छे से प्रे करते हैं कि डॉर्न और सातों किंगडम का ये जो भी पीस ट्रीटी हुआ है, जो भी समझौते हुए हैं, उसे किसी की नजर ना लगे और ऐसे ही खुशी में डॉर्न और बाकी सभी किंगडम्स अच्छे से रहे। तो इन सब काफी सारे अच्छे इंसिडेंट्स के वजह से पूरे किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में काफी खुशियां आ गई थी और इन्हीं हैप्पीनेस के मोमेंट्स को देखकर किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन और प्रिंस मैरन मार्टेल ने डिसाइड किया कि वो डॉर्निश मार्चेस में एक बड़ा सा कैसल बनवाएंगे जहां पर हाउस मार्टेल और हाउस टारगेरियन के जो भी प्रिंस और प्रिंसेसेस है वो वहां पर जाके अच्छी खुशियां मना सके। तो इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया एंड इवेंचुअली यही कुछ 10 सालों बाद उस कंस्ट्रक्शन को खत्म किया गया एंड ये पैलेस मतलब एक बहुत ही लैविश मैसिव पैलेस बन के रेडी हुआ जिसका नाम रखा गया समर हॉल। तो इस तरीके से किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन यानी कि डेरॉन द गुड के राज में काफी हैप्पीनेस सब जगह पर छा गई थी, बट इस हैप्पीनेस को कुछ ही टाइम के बाद में नजर लगी पुराने किंग एगोन द अनवर्दी के चापलूसी करने वाले कमीने लॉर्ड्स की। उन सभी लॉर्ड्स को डेरॉन का कोई भी डिसीजन पसंद नहीं आता क्योंकि डेरॉन ऐसे सारे डिसीजंस ले रहा था जिसके कारण उनकी पावर कम हो रही थी। तो अभी डॉर्न का रीजन वैसे कहने के लिए तो वेस्टेरोस में आता है, बट हाउस मार्टेल और जो भी बाकी डॉर्निश हाउसेस थे उन सब से बाकी के जो भी वेस्टेरोसी हाउसेस थे वो एक्चुअली नफरत करते थे और इन डॉर्निश हाउसेस को वो एक आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बाकी के जो भी हाउसेस थे वो डॉर्निश हाउसेस से एक तरीके से रेसिस्ट बिहेवियर करते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर वेस्टेरोसी हाउसेस थे वो डॉर्निश हाउसेस को ऐसे ही नफरत करते ही थे, बट अभी इसी में इस किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने डॉर्निश हाउसेस की पावर बढ़ानी शुरू कर दी थी और साक्षात उसने डॉर्न के पावरफुल हाउस, डॉर्न के ओवरलॉर्ड्स हाउस मार्टेल के साथ में तो रिश्ते बना दिए थे। पहले तो किंग डेरॉन द सेकंड की ही बीवी एक मार्टेल थी, मिराया मार्टेल, फिर उसने अपने छोटे बहन डेनेरिस की शादी प्रिंस मैरोन मार्टेल से करा दी एंड फिर उसके बाद में किंग डेरॉन द सेकंड ने अपने सबसे छोटे बेटे मेकार की शादी भी एक डॉर्निश प्रिंसेस के साथ में तय कर दी थी। तो ये सब तो हो ही रहा था, बट इसके बाद में अगेन हमें कुछ भी और ज्यादा चीजें इस बुक में पता नहीं चलती। हमें बस बुक में एक बड़ा टाइम जंप देखने मिलता है डायरेक्टली 196 एसी तक, जिस साल ऑफिशियली ब्लैक फायर रेबेलियन शुरू हुआ था। बट इस 196 एसी के साल तक जो भी यहाँ वहां पर छोटी मोटी चीजें किंग डेरॉन द सेकंड के रूल में हुई वो जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो सभी चीजें ब्लैक फायर रेबेलियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी हम किंग डेरॉन द सेकंड के पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। तो वो बंदा वैसे कोई वॉरियर वगैरह नहीं था, वो बेसिकली एक स्कॉलर था, थिंकर था, वो एक फिलोसोफर था, बट उसके बेटे बहुत ही जबरदस्त फाइटर्स थे। डेरॉन और मिराया मार्टेल का बड़ा बेटा बेलोर बहुत ही तगड़ा फाइटर बन के उभर के आ गया था और उसका निकनेम पड़ गया बेलोर ब्रेकस्पियर क्योंकि उसने 187 के एक टूर्नामेंट में अपने स्पीयर्स को इतनी बार तोड़ के टूर्नामेंट को जीता कि वो सभी में मशहूर हो गया। तो बेलोर एक बहुत ही जाबाज योद्धा बन के उभर के आ ही रहा था, बट उसी के साथ साथ डेरॉन का सबसे जो छोटा लड़का था वो मेकार भी बहुत ही जबरदस्त फाइटर बन के उभर के आने लगा।
देन दूसरे तरफ हम अभी मिलते हैं ओजी ग्रेट बास्टर्ड डेमन ब्लैकफायर से, जिसने रोहन ऑफ टायरोस के साथ में अपनी फैमिली एकदम अच्छी तरीके से शुरू कर दी थी और ऑलमोस्ट 10 सालों के अपने शादीशुदा लाइफ में रोहन ने हर दूसरे साल किसी ना किसी बेटे या बेटी को जन्म दे दिया। सबसे पहले तो डेमन और रोहन को एगोन और एमन करके 2 ट्विंस हुए, फिर उन्हें और एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया डेमन, जिसे सब डेमन द यंगर कहने लगे। देन देयर वाज हेगोन, देन आता है एनिस, फिर इसके बाद कुछ 2 अननेम्ड बेटे थे, 1-2 अननेम्ड बेटियां भी थी, एंड देन एकदम लास्ट उन्हें एक यंगेस्ट डॉटर, एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया था कैला। एंड सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि इस कैला की शादी डेमन ब्लैकफायर ने तय की बिटर स्टिल एगोर रिवर्स के साथ में। तो अभी यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स बात करनी पड़ेगी एगोर रिवर्स बिटर स्टिल के बारे में। तो जो भी टाइम इतने समय बीत चुका था, उस पूरे टाइम पीरियड में जैसे जैसे डेमन और एगोर रिवर्स बड़े होते गए, उस पूरे टाइम में सिर्फ एगोर रिवर्स यानी कि बिटर स्टिल ऐसा था जो डेमन ब्लैकफायर को बार बार कहता कि उसे आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, ना कि डेरॉन को। बिटर स्टिल बार बार डेमन ब्लैकफायर को बताता रहता कि डेरॉन एक्चुअली बास्टर्ड है एमन द ड्रैगन नाइट का, सो व्हाई शुड अ बास्टर्ड सिट ऑन आयरन थ्रोन। तो बिटर स्टिल एगोर रिवर्स के मुताबिक राजा एगोन द अनवर्दी का ये जो बास्टर्ड डेमन ब्लैकफायर है उसे ही आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, क्योंकि डेमन अभी लेजिटिमेट टारगेरियन है, ना कि वो सिर्फ कोई एक बास्टर्ड रहा। दूसरे तरफ उसके मुताबिक डेरॉन तो एमन और नेरिस का बास्टर्ड है, तो उसका आयरन थ्रोन पे बैठने का हक ही नहीं। इस तरीके से साल दर साल बार बार एगोर रिवर्स डेमन ब्लैकफायर को बताता रहता कि उसे आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, उसे आयरन थ्रोन का हक लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, एगोर रिवर्स इस चीज को पूरे वेस्टेरोस में भी यहां वहां पर फैलाने लग गया था कि डेमन ब्लैकफायर ही असली आयरन थ्रोन का हकदार है, ना कि डेरॉन टारगेरियन। बिटर स्टिल ने इस तरीके से डेमन ब्लैकफायर और वेस्टेरोस के कई सारे अलग अलग लॉर्ड्स के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया था, बट 196 एसी तक वो जहर अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाया था। इवेंचुअली वो जहर एक्टिवेट हुआ 196 एसी में, और उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे ही। अभी हम और जानते हैं एगोर रिवर्स के बारे में कि वो ऐसा इतना बिटर क्यों था, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन था उसकी नफरत ब्रिंडन रिवर्स को लेके। हमने एगोर रिवर्स बिटर स्टील आखिर क्यों कहलाता है उसके बारे में पहले एपिसोड्स में जाना ही था, बट यहाँ पर मैं आपको वापस बताऊं कि एगोर रिवर्स ब्रिंडन रिवर्स से काफी नफरत करता था, क्योंकि एगोर रिवर्स ब्रैकन्स के साइड का था और ब्रिंडन रिवर्स ब्लैकवुड्स के साइड का था। एगोर और ब्रिंडन दोनों भी एक ही हसीना शियरा सीस्टार से प्यार करते, और शियरा इतनी कातिलाना थी कि वो दोनों के दिलों के साथ खेलती। इवेंचुअली आगे चल के एक पॉइंट ऐसा आ गया कि शियरा सीस्टार ने ब्रिंडन को हाँ कहा, उसके साथ में उसने अफेयर शुरू किया, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद में बिटर स्टिल और भी बिटर हो गया। बट शियरा इसमें भी काफी चालाक थी। कहते हैं कि शियरा ने ब्रिंडन को अपना बिस्तर तो दे दिया, बट उसने कभी भी अपना दिल, अपना हाथ उसको शादी में नहीं दिया। तो शियरा के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और थियरीज है जिसके बारे में हम कभी वापस अच्छे से जानेंगे। अभी हम जानते हैं इस शियरा के दीवाने ब्रिंडन रिवर्स के बारे में, द मिस्टीरियस ब्लड ड्रेवन के बारे में। तो ब्लड ड्रेवन ब्रिंडन रिवर्स जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो एकदम बैडएस फाइटर बन के उभर के आने लगा, बट उसकी फाइटिंग टेक्निक स्वॉर्ड्स के रिलेटेड नहीं थी। ब्रिंडन रिवर्स एक जाबाज आर्चर था। किंग्स लैंडिंग और रेड किप में सभी लोग ब्रिंडन रिवर्स से काफी डरते थे, क्योंकि वो दिखने में एकदम डरावना तो था ही, बट उसी के साथ साथ कई लोगों का कहना था कि इस ब्रिंडन रिवर्स के पास में हजारों आंखें थी, बिकॉज ब्रिंडन रिवर्स में किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहां पर क्या शुरू है वो एक झटके में अचानक से पता चल जाता। कुछ लोगों को तो लगता कि ब्रिंडन रिवर्स अपने गर्लफ्रेंड शियरा सीस्टार के साथ में मिलकर कुछ तो जादू टोना करता है, और वो एक डेंजरस
मायावी सॉर्सरर बन के उभर के आने लगा है। इसी में इस ब्रिंडन रिवर्स यानी ब्लड रेवन और एगोर रिवर्स यानी बिटर स्टील के बीच में राइवलरी किंग्स लैंडिंग में बहुत ही टाइट होने लगी थी। उनके बीच में काफी इंटेंस प्रॉब्लम शुरू हो गए थे एंड इसी प्रॉब्लम्स में एक दिन बिटर स्टील के सपोर्ट में उसके माँ बारबा ब्रैकन ने कई सारे रिवरलैंड्स के जबरदस्त मेन एट आर्म्स और नाइट्स भेजे और बिटर स्टील का एक पावरफुल बटालियन ऑटोमेटिकली किंग्स लैंडिंग में क्रिएट हो गया। तो ऑफ कोर्स इसमें ब्लैकवुड्स कैसे पीछे रहेंगे। अचानक से एक दिन ब्रिंडन रिवर्स के भी सपोर्ट में उसके माँ ओल्ड मिसी ब्लैकवुड ने एक रेवन ट्री हॉल में से उसकी एक बटालियन भेज दी जो कि आर्चर्स से बनी हुई थी और इसी बटालियन को सभी कहते हैं रेवंस टीथ। तो ब्रिंडन रिवर्स के पास में जैसे एक वेयरवुड ट्री से बनाया गया एक बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग बो और एरोज थे, वैसे ही पूरे रेवंस टीथ में जितने भी आर्चर्स थे उन सब के पास में वेयरवुड ट्री से बनाए गए बो एंड एरोज थे। तो अभी ये सब तो शुरू था ही, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिंडन रिवर्स के रिलेटेड ये रही थी कि धीरे धीरे से जैसे साल दर साल बीतते गए वैसे वैसे ब्रिंडन रिवर्स असल में किंग डेरॉन टारगेरियन का खास आदमी बनने लगा और डेरॉन के बेटे बेलॉर और मेकार का वो काफी अच्छा दोस्त बनने लगा। तो अभी ब्रिंडन रिवर्स और डेमन ब्लैकफायर के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप रही थी उसके बारे में हमें कुछ भी बुक में नहीं पता। ऑल वी नो इज दैट ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन की दुश्मनी थी एगोर रिवर्स बिटर स्टील के खिलाफ। तो ऐसे ही कई सारे ईयर्स गुजर गए एंड आ गया ईयर 196 एसी एंड इस साल ब्लैकफायर रेबेलियन ऑफिशियली शुरू हो गया। बट आखिर वो हुआ कैसे? डेमन ब्लैकफायर एग्जैक्टली क्यों हर्ट हुआ जिसके वजह से उसने डेरॉन के खिलाफ बगावत की, ऐसा हमें एग्जैक्ट चीज बुक में नहीं बताया गया है, बट हमें कुछ हिंट कुछ थियरीज यहाँ वहां पर इंडिकेट की गई है एंड वही चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि किंग एगोन द अनवर्दी ने उसके बास्टर्ड बेटे डेमन वॉटर्स को ब्लैकफायर की स्वॉर्ड गिफ्ट कर दी, जिसके बाद ही डेमन ने डेमन ब्लैकफायर नाम अपना लिया। जैसे ही ये हुआ तो कई सारे किंग्स लैंडिंग के रेड कीप में जो भी एगोन द अनवर्दी के चमचे लॉर्ड्स थे, उसके चापलूसी करने वाले जो भी लॉर्ड्स थे वो, और इवन कई सारे ऑनरेबल रिच लॉर्ड्स भी डेमन ब्लैकफायर को सपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि उन सभी का कहना एक ही था कि द किंग हु बोर द स्वॉर्ड मस्ट सिट ऑन द आयरन थ्रोन। तो उन सब ने एक तरीके से डेमन ब्लैकफायर को यह निकनेम ही दे दिया था, ही इज द किंग हु बोर द स्वॉर्ड, मतलब वो ब्लैकफायर स्वॉर्ड का हकदार बन चुका था। और 184 इयर्स की लेगेसी रही है कि जो भी टारगेरियन इस ब्लैकफायर तलवार का हकदार बनता है वही आयरन थ्रोन पे बैठता है। इसी में सेकंड रीजन ये आता है कि डेमन ब्लैकफायर दिखने में एकदम ही जबरदस्त बैडएस था। सभी को ऐसा लगता था कि मानो ये साक्षात एगोन द कॉन्करर का दूसरा अवतार ही है। डेमन ब्लैकफायर मतलब दिखने में एकदम टारगेरियंस के तरह ही लगता, उसके पर्पल आईज, उसके लॉन्ग व्हाइट हेयर, एकदम बड़े चौड़े शोल्डर्स और एकदम डैशिंग पर्सनालिटी देख के सभी को लगता कि यही आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए। क्योंकि दूसरे तरफ अगर हम डेरॉन की पर्सनालिटी देखते हैं तो वो काफी स्किनी सा, छोटा सा, पतला दुबला सा बंदा था। ऐसा लगता कि उसे ब्लैकफायर तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी तलवार को वो उठा ना पाए। जो भी ये डेमन ब्लैकफायर के लॉयलिस्ट है वो डेरॉन को एक किंग की तरह नहीं देखते, क्योंकि वो एकदम ही पढ़ाकू भोला भाला किस्म का बंदा था। उनके मुताबिक ऐसा राजा होना ही नहीं चाहिए। राजा अगर कोई होना चाहिए तो वो डेमन ब्लैकफायर के तरह चाहिए। एंड ऐसे मानने वालों में कई सारे अलग अलग हाउसेस आ गए थे, जैसे कि हाउस कोस्टेन, हाउस शॉनी, हाउस बटरवेल और हाउस ऑसग्रे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो डेमन ब्लैकफायर को सपोर्ट करने लगा था, दैट वाज हाउस पिक एंड पिक्स का लॉर्ड गॉर्मन पीक। देन थर्ड रीजन इन सभी हाउसेस का था कि डेमन ब्लैकफायर रॉयल डिक्री के अनुसार बास्टर्ड नहीं था, वो एक एक्चुअल टारगेरियन बन चुका है और वो ऑफिशियली एगोन द अनवर्दी का बेटा है। बट यहीं पर कईयों को लगता था
कि डेरॉन बास्टर्ड है एमन का। देन इसके बाद में रीजनिंग आती है डॉर्निश कंसेशंस और डॉर्न का जो भी इन्फ्लुएंस था उसका। कई सारे लोगों को लगता था कि डॉर्न के हाउसेस मतलब वेस्टरोस के एनिमीज है, उन्हें कभी भी वेस्टरोस में इस तरीके से अपनाना नहीं चाहिए, और उनके मुताबिक डॉन का इन्फ्लुएंस डेरॉन के वजह से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा है, एंड इसके कारण भी कई सारे लोगों ने डेमन ब्लैकफायर को सपोर्ट करना शुरू किया। देन लास्टली हमें डेमन ब्लैकफायर के पर्सनालिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वो इन सभी रीजंस के बारे में क्या सोचता है। तो काफी सारा जहर उसके दिमाग में घोलने के वजह से डेमन भी एक तरीके से डेरॉन के खिलाफ धीरे धीरे से होने लगा था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेरॉन के दरबार में डेमन को ये लगने लगी थी कि कुछ भी होने के बावजूद डेमन को वैसे इज्जत नहीं मिल रही थी जैसे वो चाहता था। उसे हमेशा एक बास्टर्ड करके ही ट्रीट किया जाता और उसे काफी उन सब चीजों से ह्यूमिलिएशन फील होने लगा। धीरे धीरे से डेमन स्टार्टेड हैविंग फीलिंग ऑफ रेजेंटमेंट बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस एज अ बास्टर्ड, और ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर का वोल्केनो फटने के लिए। तो एनीवेज ऐसे कई सारे रीजंस है जिसके वजह से डेमन ब्लैकफायर ने अपना ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू किया, बट हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ जिससे वो ट्रिगर हुआ और उसने डिसीजन लिया कि हाँ मैं अभी अपना रेबेलियन शुरू करूंगा। ऑल वी नो इज दैट फाइनली 196 AC में डेमन ब्लैकफायर ने डिसाइड किया कि वो अपना ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू करेगा, बिकॉज उसके मुताबिक वो आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए, ना कि डेरॉन द सेकंड टारगेरियन। इसी के साथ साथ डेमन ब्लैकफायर के जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने उसी का सिजिल ब्लैक ड्रैगन ऑन रेड को अपनाया और सभी वो अपने आप को ब्लैक ड्रैगन के सपोर्टर्स कहने लगे। तो दूसरे तरफ थे किंग डेरॉन टारगेरियन के सपोर्टर्स जिन्होंने रेड ड्रैगन ऑन ब्लैक अपना लिया और वो रेड ड्रैगन के सपोर्टर है ऐसा कहने लगे। तो जैसे ही डेमन ब्लैकफायर ने अपना ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू करने का डिसीजन लिया तो पता नहीं कैसे वो डिसीजन ब्रिंडन रिवर्स को पता चल गया और ब्रिंडन रिवर्स ने इस चीज को जाके बता दिया किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन को। जैसे ही ये न्यूज डेरॉन को पता चली तो उसने क्विकली अपने किंग्स गार्ड को डेमन को अरेस्ट करने के लिए भेजा, बट जब तक वो डेमन ब्लैकफायर को अरेस्ट करे उसके पहले ही डेमन ब्लैकफायर भाग गया था विद द हेल्प ऑफ सर क्विंटन बॉल यानी कि फायर बॉल। जी हाँ, फायरबॉल इस वॉर में डेमन ब्लैकफायर को सपोर्ट करता है क्योंकि डेमन ब्लैकफायर उसका सबसे स्पेशल स्टूडेंट उसके बचपन से रहा था और उसे भी लगता था कि डेमन ब्लैकफायर ही असली बैडएस है जो आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए। तो अभी अगेन हमें एग्जैक्टली काफी सारी चीजें इस ब्लैकफायर रेबेलियन में क्या हुई वो सब कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि ये जो भी फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन हुआ था वो बस यही कुछ 1 से 1.5 साल तक चला और इसमें कई सारी बैटल्स यहाँ वहां पर वेल में, वेस्टरलैंड्स, रिवरलैंड्स और रीच में हुई, बट उन सभी बैटल्स के बारे में इन डेप्थ जानकारी हमारे पास नहीं। बट हमें इतना जरूर पता है कि हाउस एरिन को अगर छोड़ते हैं तो बाकी किसी भी वेस्टरोस के मेजर हाउस ने इस फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमें बस इतना ही पता है कि डेमन ब्लैकफायर और फायरबॉल जैसे ही किंग्स लैंडिंग में से भागते हैं तो वो कहीं तो रिवरलैंड्स में वगैरह जाकर अपने आर्मी को अच्छी तरीके से एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उन्होंने सीधा किंग्स लैंडिंग पर अटैक कर दिया। इस अटैक को डेमन ब्लैकफायर लीड तो कर ही रहा था, बट इस आर्मी का मेन कमांडर था फायरबॉल क्विंटन बॉल और उनके सपोर्ट में थे लॉर्ड गॉर्मन पिक और ऑफ कोर्स डेमन का यार एगोर रिवर्स द बिटर स्टिल, जो कि अभी ह्यूज मॉन्स्ट्रस बंदा बन चुका था। तो धीरे धीरे से डेमन ब्लैकफायर की ये बड़ी आर्मी किंग्स लैंडिंग के तरफ आ रही है। इसके बारे में किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन को पता चला और उसने भी अपनी एक आर्मी बनाकर उनके तरफ भेज दी। इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग के नॉर्थ वेस्ट में यही कुछ 300 किलोमीटर के दूरी पर ब्लैक ड्रैगन डेमन ब्लैकफायर की आर्मी और रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड टारगेरियन की आर्मी फेस टू फेस आ गए और ये जगह एकदम ही लश ग्रीन, एकदम ही बहुत ही मस्त खूबसूरत सी जगह थी। एकदम प्लेन ये लंबा सेक्शन था जहां पर ये दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आ गई। यहाँ पर अभी गौर करने की चीज ये है कि ब्लैक ड्रैगन के आर्मी में डेमन खुद जरूर था,
बट दूसरे तरफ रेड ड्रैगन के आर्मी में किंग डेरॉन द सेकंड नहीं था, क्योंकि किंग डेरॉन द सेकंड वैसे कोई बड़ा जाबाज वॉरियर वगैरह था ही नहीं। तो रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड टारगेरियन के आर्मी का कमांडर इन चीफ था सर ग्वेन कॉर्ब्रे ऑफ द किंग्स गार्ड, जिनके हाथों में थी लेजेंडरी वलेरियन स्टील तलवार ऑफ हाउस कॉर्ब्रे, लेडी फॉरलॉन, एंड उसी के साथ साथ डेरॉन द सेकंड के दो बेटे बेलॉर और मेकार भी इस आर्मी में इस समय पर मौजूद थे, और इवन डेरॉन द सेकंड का हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड हेफर्ड यहाँ पर मौजूद थे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रिंडन रिवर्स भी यहाँ पर आ चुका था। इसी के साथ साथ दोनों तरफ काफी सारे अलग अलग हाउसेस थे, छोटे मोटे, कई सारे अलग अलग हेज नाइट्स थे, जिन्हें लगता था कि उन्हें ब्लैक ड्रैगन को सपोर्ट करना चाहिए, तो कईयों को लगता था उन्हें रेड ड्रैगन को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही ये बैटल शुरू हुई तो डेमन ब्लैकफायर एक आंधी तूफान बन के सभी को काटने लग गया। उसके बटालियन ने सबसे पहले हाउस एरिन के जो भी नाइट्स ऑफ द वेल थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और उसने इवन किसी लॉर्ड विल वेनवुड को मार गिराया। इवेंचुअली इस बैटल में ऐसा मोमेंट आ गया कि डेमन ब्लैकफायर और ग्वेन कॉर्ब्रे ऑफ द किंग्स गार्ड वन ऑन वन एक दूसरे के सामने आ गए, और उनके बीच में एक बहुत ही फेमस वन ऑन वन फाइट हुई। ग्वेन कॉर्ब्रे के पास में लेडी फॉरलॉन वलेरियन स्टील की तलवार थी, तो डेमन ब्लैकफायर अपनी वलेरियन स्टील ब्लैकफायर को चला रहा था। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक ये बहुत ही टफ फाइट हुई, जिसमें डेमन ब्लैकफायर ने सर ग्वेन कॉर्ब्रे को मार गिराया। तो ये सब कुछ जैसे ही शुरू था तो दूसरे तरफ राइट साइड से एगोर रिवर्स बिटरस्टिल ने भी एकदम तूफानी हल्ला बोल करके काफी डिस्ट्रक्शन करना शुरू किया था, और उसी कारण रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड की आर्मी पीछे हटने लगी। इस समय पर प्रिंस मेकार सभी को रिट्रीट करने में, पीछे हटने में काफी मदद कर रहा था, बट उसका बड़ा भाई बेलॉर अब तक इस बैटल में शामिल नहीं हुआ था। इस बैटल के शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों प्रिंस एकदम ही यंग वॉरियर्स है जो थोड़ा नूब जैसा यहाँ पर बिहेवियर करने लगे हैं। एंड इसी में ब्रिंडन रिवर्स के रेवन स्टीथ के बटालियन के भी काफी मेन एटाम्स यहाँ वहां पर मरने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ एरोज को ही चला सकते थे। तो जैसे ही इन्फेंट्री ने उनके ऊपर हल्ला बोल कर दिया तो वो कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए। तो ब्रिंडन रिवर्स ने भी रिट्रीट करना शुरू किया, बट यहाँ पर ब्रिंडन ने एक अलग से प्लान सोचकर वो किसी एक अलग ही साइड में जाने लग गया। तो ब्लैक फायर्स की आर्मी लेड बाय डेमन, एगोर, लॉर्ड कॉस्टेन, लॉर्ड गॉर्मन पीक, वो एकदम अच्छी तरीके से डेरॉन द सेकंड टारगेरियन यानी रेड ड्रैगन के आर्मी को डिफीट करने लगे थे। बट देन हियर कम्स ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन एंड उसकी बटालियन रेवन स्टीथ। यहाँ पर ब्लड रेवन रेवन स्टीथ को लेके चला गया था एक छोटे माउंटेन जिसका नाम है विपिंग रिज, उसके ऊपर। एंड जैसे ही वो हुआ तो ब्लड रेवन और उसके रेवन स्टीथ के बटालियन को बेसिकली हाई ग्राउंड मिल चुका था, और उनके नीचे उसे सभी लोग बैटल करते हुए दिख रहे थे। जहां पर भी ब्रिंडन रिवर्स के रेवन ट्रीथ को ब्लैक फायर्स की आर्मी थोड़ी बहुत ज्यादा दिख रही थी, वहां पर ब्लड रेवन और रेवन स्टीथ ने एरोज की बौछार शुरू कर दी। जैसे जैसे ये तूफानी एरोज ब्लैक फायर्स के सभी बटालियन सभी लोगों पर गिरने लग गए, वैसे वैसे वहां पर ब्लैक फायर्स के मेन एटाम्स की लाशें बिछनी शुरू हो गई। कुछ ही टाइम के बाद में डेमन ब्लैक फायर को भी कुछ एरोज बहुत ही बुरी तरीके से लगे। अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उसे किसने मारा, बट एक पॉपुलर थियरी यही कहलाती है कि ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन ने ही दूर से ऐसे कुछ एरोज मारे जो सीधा डेमन ब्लैकफायर को जाके लगे। यहाँ पर डेमन के साथ साथ असल में डेमन के दो ट्विन बेटे एगोन और एमन भी वहीं पर थे। जैसे ही उन्होंने अपने पिता को हर्ट होते हुए देखा तो वो उसे सपोर्ट करने गए। कहा जाता है कि डेमन का ट्विन एमन जो था वो असल में अपने पिता डेमन ब्लैकफायर की ब्लैकफायर तलवार भी उठाने के लिए चला गया था, और उसने वो उठाकर दहाड़ भी मारी, बट ब्रिंडन रिवर्स ने उसके ऊपर भी एरोज की बौछार करके उसे मार डाला। ये सब जैसे ही शुरू था, इसी बीच में सिमिलर फैशन में जैसे ही डेमन ब्लैकफायर मरा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही फायरबॉल सर क्विंटन बॉल भी मारे गए, क्योंकि उनके बटालियन पर भी रेवन स्टीथ ने बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर दिया।
जैसे ही अपने लीडर साक्षात डेमन ब्लैकफायर की ही मौत हो गई है, ये सभी ब्लैकफायर्स के छोटे मोटे लॉर्ड्स और सपोर्टर्स ने देखा तो वो सभी लोग बैटल छोड़ के भागने लग गए। बट सबसे राइट हैंड साइड पर एक जगह पर एगोर रिवर्स बिटर स्टिल अभी भी एकदम जाबाजी से फाइट कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि दूर माउंटेन पर से रेवंस टीथ को ब्रिंडन रिवर्स लीड करके एरोस की बौछार कर रहा है, तो एगोर रिवर्स गुस्से में पागल हो गया। बिटर स्टिल ने अपनी जो भी बची कुची बटालियन थी उसे अच्छे से लीड किया सीधा रेवंस टीथ पर अटैक करने के लिए, एंड वहां पर इवेंचुअली हमें देखने मिल गया बिटर स्टिल एगोर रिवर्स वर्सेस ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स का एक आइकॉनिक ड्यूल। तो अभी हम तो जानते हैं कि ब्लड रेवन एक जबरदस्त आर्चर जरूर है, बट वो स्वॉर्ड फाइटिंग में इतना भी डेडली नहीं था, एंड इसी कारण सिर्फ कुछ ही टाइम के बाद में बिटर स्टिल एगोर रिवर्स ने ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स की आंख फोड़ डाली। बिटर स्टिल ने ब्लड रेवन को इतना बुरी तरीके से इंजोर्ड कर दिया था कि लिटरली ब्रिंडन रिवर्स को वो बैटल छोड़ के भागना पड़ा। बिटर स्टिल गुस्से में ऐसा बौखला गया था कि उसकी जितनी भी ब्रैकन बटालियन बची कुची थी उसने रेवंस टीथ के ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मेन आर्म्स को खत्म कर दिया। एक्चुअली वो सब करने के बाद में बिटर स्टिल ब्लड रेवन का पीछा करके उसे मारने ही वाला था और पूरे के पूरे रेवंस टीथ को भी वो वहां पर खत्म कर देता। बट वैसा कुछ भी होने के पहले अचानक वहां पर आता है रेड ड्रैगन का और एक हेल्दी बटालियन फुल टशन में, बेलॉर ब्रेक्सपियर। जैसे ही बेलॉर की बटालियन वहां पर आ गई तो बेलॉर ब्रेक्सपियर वहां पर एक हैमर के तरह बिहेव करने लगा था, और दूसरे तरफ मेकार की बटालियन थी जो एक एनविल की तरह बन गई थी, एंड दोनों के बीच में एगोर रिवर्स बिटर स्टील के बटालियन का कचुम्बर हो गया। दिस बैटल वॉज फिनिश्ड। रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने इस बैटल को जीत लिया था, एंड इस भयानक बैटल में उस लोकेशन पर सब जगह पर खून की नदियां बही। जो एक समय पर ब्यूटीफुल ग्रीन लैविश फील्ड्स थे वो इस समय पर पूरी तरीके से लाल बने, और आगे सदियों तक वो सिर्फ लाल ही रहे। उस जगह पर ग्रीन ग्रास नहीं था, उस जगह पर रेड ग्रास उगने लग गया, एंड इसी कारण इस डेडली बैटल को सभी कहने लगे बैटल ऑफ द रेड ग्रास फील्ड। तो जैसे ही ये भयानक बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड खत्म हो गई तो उसके बाद में ब्लैक ड्रैगन के साइड के कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स की लाशें मिली, एक्सेप्ट गॉर्मन पीक एंड बिटर स्टिल एगोर रिवर्स। जी हाँ, एगोर रिवर्स भी इस बैटल में से भाग गया था सीधा एसोस में, तो दूसरे तरफ गॉर्मन पीक अपने कैसल पर वापस लौट गए थे। ये जैसे ही बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड खत्म होती है, ये जो भी फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। तो किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने जो भी हाउस ब्लैकफायर को सपोर्ट करने वाले लॉर्ड्स थे उनके लैंड्स, उनके कैसल्स वगैरह छीन लिए, उनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े पेनल्टीज और टैक्सेस लगाए गए, और इतना ही नहीं कई सारे उन हाउसेस में से हॉस्टेजेस को रेड किप में लाया गया ताकि वो वापस कभी असली हाउस टारगेरियन के खिलाफ ना जाए। इन सभी पनिशमेंट्स में खास करके हाउस पिक का काफी बड़ा नुकसान हुआ, बिकॉज हाउस पिक के असल में 3 अलग अलग कैसल्स थे, बट किंग डेरॉन टारगेरियन ने उन 3 कैसल्स में से 2 कैसल्स छीन लिए क्योंकि उनके लॉर्ड गॉर्मन पिक ने डेमन ब्लैकफायर को सपोर्ट किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेमन ब्लैकफायर और उसके ट्विंस जहां पर उस रेड ग्रास फील्ड पर मरे, एक्चुअली उस जगह पर ब्लैकफायर के कई सारे सपोर्टर्स हर साल इस बैटल के एनिवर्सरी पर आकर उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक डेमन ब्लैकफायर मरा जरूर है बट वही असली राजा वेस्टेरोस का होना चाहिए था। तो इस तरीके से बैटल ऑफ द रेड ग्रास फील्ड में मरने के बावजूद डेमन ब्लैकफायर को कई सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और उसे याद करते हैं, बट दूसरे तरफ जिंदा रहने के बावजूद ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन से सभी लोग नफरत करने लगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए किन स्लेइंग एक बहुत बड़ा पाप होता है। ब्रिंडन ने अपने सौतेले भाई डेमन को मार गिराया था, एंड ही हैड बिकम अ किन स्लेयर,
एंड उसी वजह से कई सारे वेस्टेरोस के लोग ब्रिंडन रिवर्स को कोसने लगे, उसे कर्स करने लगे। ये सब बैटल खत्म होने के बाद में इवेंचुअली डेरॉन का बड़ा बेटा, उसका हेयर टू द थ्रोन बेलॉर ब्रेक्सपियर, उसका हैंड ऑफ द किंग बना। एंड दूसरे तरफ था मेकार टारगेरियन जो बेलॉर का हैंड बना। मतलब ऐसा ही कह लो कि वो एक हैंड का हैंड बन चुका था। किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन को उसके दोनों बेटे बेलॉर और मेकार अच्छी तरीके से मदद करने लगे और एकदम अच्छे से किंग डेरॉन टारगेरियन ने अपना आगे का रूल पूरे वेस्टेरोस पर कंटिन्यू किया। तो दोस्तों दैट्स द फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन। आई होप आपको ये ब्लैकफायर रेबेलियन का पूरा सागा देखने में मजा आया। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई तो यू नो द ड्रिल, क्या करना है। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। Until then, bye and take care.